बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने यूएसए की हिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूएसए का मैप बना लें छोटा सा कि यूएसए का मैप क्या है। देखिए ये इस तरह करके मैप है जी। यहाँ पे मैक्सिको है, इस तरह करके, और ऊपर जो है ये कनाडा है और ये कनाडा का बॉर्डर है, और इस कनाडा के साथ ही क्या है, एक रियासत है जो कि यूएसए की है, अलास्का स्टेट है ये यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है ना बहमास जजीरा है, कंट्री है ये। यहाँ पे भी एक जजीरा है, एक यहाँ पे है। ये इस तरह करके ये क्या बनाते हैं जी, ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है, बहमास है, बहमास। अब ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये यूएसए कैसे जो है ना कैसे डिस्कवर हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे इटली एक कंट्री है किसका, यूरोप का। तो ये बात है 1492 की। कब की बात है, 1492 की। इटली का जो शुगर किंग था, क्या था जी, किंग था जो, वो था फर्डिनेंड सेकंड है। और उनकी जो मलका थी उसका नाम था इसबेले दोम। इसबेले दोम जो है ये मलका का नाम है, और जो फर्डिनेंड सेकंड है, इसबेला ये क्वीन है, और ये क्या है, किंग है। इन्होंने ये जो है ये स्पॉन्सर करते हैं किसको, कोलंबस को। कोलंबस को जो है ना सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और वो जो है अक्सर सैर व तफरीह के लिए निकला करता है। तो ये दोनों जो हैं, इनको जो इटली की गवर्नमेंट है ये उनको क्या करते हैं, स्पॉन्स करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं। इनके स्पॉन्स इस तरह के, उनको उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ आर्मी भी देते हैं, किसको, कोलंबस को। कोलंबस को स्पेलिंग देख लीजिए। अच्छा, उसको आर्मी भी देते हैं कोलंबस को, और जो है स्पॉन्स भी करते हैं, खर्च वगैरह भी उठाती है इटली की गवर्नमेंट। तो 1492 में होता ये है कि इसबेला जो है इनको ज़्यादा जो पसंद होते हैं इंडिया के जो गरम मसाला जात थे वो वाले। तो ये जो है कुछ आर्मी होती है इसके साथ, इसके जहाज़ में, जो इनकी तरफ से अनायत होती है। और कोलंबस जो है इंडिया जाने के बजाय रास्ता भटक जाता है, और वो इंडिया के वेस्ट की तरफ आ जाता है। देखें ना, सपोज करें यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूरोप है, इसके नीचे अफ्रीका है, इस साइड पे क्या है, अमेरिका, इस साइड पे। अब इस साइड पे जाने के बजाय वो इस साइड पे चला जाता है, यानी कि ईस्ट की तरफ जाने के बजाय वेस्ट की तरफ चला जाता है। और जैसे वो पहुँचता है, आगे चलता है, तो उसको एक खुशकी का जजीरा नज़र आता है, जो क्या नाम है, बहमास है। इसका क्या नाम है, बहमास है। तो बहमास पे वो लैंड करता है, बिल्कुल वो नए लोग देखता है। तो ये कब पहुंचता है, ये पूछा जाता है कि कब उसने कदम रखा बहमास पे। जब पहुंचता है वो होता है जी, अक्टूबर का महीना होता है,
और अक्टूबर की 12 डेट होती है और ये 1492 की बात है। अक्टूबर 12 1492 की बात है जब कोलंबस जो है ना यहाँ पे लैंड करता है बहमास में। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको देखता है तो उनके जो फेस होते हैं वो रेडिश होते हैं। तो इस वजह से उनको जो है, क्योंकि ये कोलंबस था पहले वाकिफ था सिर्फ इंडियन से, यानी कि जो एशिया में इंडियंस थे ना उनसे वाकिफ थे, तो इनको फिर वो रेडिश फेस देखते हैं। हालांकि जो इंडिया के लोग होते हैं उनके जो है गंदमी कलर होते हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, तो इनके क्या है गंदमी कलर होते हैं, तो लेकिन ये वाला देखता है कि इनके रेडिश फेस होते हैं। इस वजह से इनको नाम देता है, वहाँ के जो लोग रह रहे होते हैं, रहायशी होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनको नाम देता है रेड इंडियंस का। क्या नाम देता है? रेड इंडियंस का। तो अगर आप ओलंपिक देखते हैं तो ओलंपिक में 5 रिंग्स हैं और हर रिंग जो है वो एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रेड कलर का रिंग है, जो ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक में जो रेड कलर का रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? अमेरिका को। अमेरिका, उसमें साउथ अमेरिका भी आ जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका भी आ जाता है। तो ये क्या उसके पीछे रीज़न है? जब वो देखता है तो रेड इंडियंस कहता है, इस वजह से फिर ओलंपिक में जो है रिंग इनकी रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका कलर भी रेड है। तो उसके अलावा इसी तरह ब्लू कलर है, ग्रीन कलर, 5 तरह के रिंग हैं ओलंपिक में, वो बाद में हम देखेंगे। ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह और भी हैं। तो अभी ये बस याद रखें कि जो रेड रिंग है वो अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है। ये कब पड़ा? जब उसने देखा कि ये इंडियंस रेड इंडियंस हैं। अच्छा, फिर वो ना इंडिया के वेस्ट की तरफ जब पता चला उससे कि मैं वेस्ट की तरफ चला गया हूँ, तो इसको फिर नाम दिया वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडियंस का। इसका नाम दिया वेस्ट इंडियन का नाम दिया, वेस्ट इंडियन। फिर ऐसा ऐसा वेस्ट इंडियन से ये बन गया वेस्ट इंडीज। वो छोटे ये जो जजीरे इधर थे, किसमें, कैरिबियन सी में जो जजीरे थे उनको नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो इंडिया के वेस्ट में थे, तो इस वजह से फिर वेस्ट इंडियन से वेस्ट इंडीज पड़ गया नाम। तो ये जब उसने पहली दफ़ा देखा, उसने, क्योंकि उसके पास मैंने पहले भी बताया है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या थे, कुछ फौजी भी थे। तो क्या करता है ये किस्म का बदमाशी करता है। वहाँ पे जो बहमास में लोग रह रहे होते हैं, अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन जो रह रहे होते हैं, उनको मारता है और उनको मार के क्या करता है, समंदर में फेंक देता है और उस कुछ जगह पे कब्जा करके वहाँ पे रहने लगता है। महीना, तकरीबन महीना या कुछ दिन जो है वहाँ गुजारता है। अच्छा, फिर वहाँ पे ना आलू देखता है। क्या देखता है? पोटैटो। यूरोपियन के लोग जो है वो पोटैटो से वाकिफ नहीं थे या वहाँ पे नहीं होता था, तो वो पहली दफ़ा जो है आलू जो है वहाँ से लेके आया। कौन? कोलंबस लेके आया। जब वापस आया तो वो जो लोग थे वो इतना लड़ने के माहिर नहीं थे जो अमेरिका में रह रहे थे उस वक़्त। तो ये उनसे क्या करता है, आलू भी छीन लेता है और उनको कुछ को मार भगाता है और कुछ जगह पे कब्जा करके रहने लगता है। कुछ दिन वहाँ रुकता है, फिर जी वापस आ जाता है इटली में। तो ये आप इसके बारे में आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या यूज होता है इस हिस्ट्री के बारे में। ये यूरोपियन के या दूसरी दुनिया को पहली दफ़ा पता चला कि यहाँ पे क्या है, जजीरा है। तो एक और शख्स होता है, वो भी इटली का होता है। वो क्या होता है? ताजर होता है। उसका नाम होता है अमेरिगो वेस्पुक्सी। लिखेंगे वेस्पुक्सी नाम होता है। ये 1502 में कि अपनी जो है सफ़र का आगाज़ 1499 में करता है और 1502 में जो है ये पहुंचता है। अच्छा, ये देखें, जो कोलंबस था ना वो बस यहीं पे रहा था, ये आगे इसकी जो मेन लैंड है नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ नहीं गया था। बस वो बमास पे रहा, लूट मार करके वापस चला गया।
लेकिन ये शख्स जो है अमेरिका वेस्पुक्सी, ये ताजर था, ये भी इटली का था, ये ताजर था। तो इसने जो है इसकी मेनलैंड की तरफ आया और यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे उसने फिर जब वापस गया तो उसने जाकर बताया, तो मैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक जजीरा दे एक कॉन्टिनेंट देख के आया हूँ, एक जगह देख के आया हूँ जो बिल्कुल एशिया से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एशिया से क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो वापस आके बताता है। तो उस वक़्त जो है जो यूरोप के जो पावर कंट्रीज़ होते हैं वो भी फिर आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। वो कौन कौन से कंट्री थी? यूके आना शुरू हो जाता है, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, यूके हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, और इसके साथ साथ जो है इटली के कुछ लोग भी। तो ये जहाँ पे आके क्या करते हैं जी, कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। तो 1607 में यूके में एक रियासत थी इनकी, वर्जीनिया, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, वर्जीनिया स्टेट थी। वर्जीनिया स्टेट थी, यूके ने इस पे कब्जा जमा लिया। कब? 1607 में। ये पूछा जाता है कि यूके ने, बरतानिया ने वर्जीनिया पे कब जो है कब्जा किया? 1607 में किया। और यूके की जो है ना अच्छा, आप देखते हैं जी। तो इस तरह करके यूके ने पहली जो रियासत है वर्जीनिया, इस पे कब्जा कर लिया। फ्रांस ने बहुत सारी रियासतों में कब्जा कर लिया। इटली ने खैर इतनी नहीं, लेकिन ज़्यादा तो यूके और फ्रांस का ज़्यादा होता है, और स्पेन का भी, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा फिर ये चलो ये मिसाल दिखा देता हूँ। 1607 में ये कब्जा करता है और 1770 में 1776 में 1776 में इस रियासत को वो बेच भी देता है अमेरिका को। अच्छा, ये वाला आपने पॉइंट याद रखने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि वर्जीनिया ने यूके ने जो है वर्जीनिया स्टेट कब खरीदी? 1607 में। बेची कब? 1776 में। इसके पीछे अब क्या रीजन थी, क्यों उनको ये इस्तेमाल करने पड़े? तब देखते हैं। यूके और फ्रांस जो है एक मेन पावर बन जाती हैं यहाँ पे आके। कौन? एक तरफ यूके होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? फ्रांस होता है। तो इस तरह करके 1607 में उसने ये रियासत हथियाई उनसे, अमेरिकन से। और अच्छा, फिर आगे जाके 1756 से लेके 1763 तक ये एक वार होती है। किस किस से माबैन होती है? यूके और फ्रांस के दरमियान जो है वार होती है। उस वक्त फ्रांस के पास जो है वो ज़्यादा रियासतें थी, यूके के पास एक वर्जीनिया रियासत थी, या थोड़ी बहुत और कुछ इलाके थे। तो ये एक वार होती है जिसको 7 ईयर वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? 7 ईयर वार। ये जो वार है वो 7 साल तक जारी रही, और इस वजह से इसका नाम जो है 7 ईयर वार। पूछा ये जाता है कि ये जो 7 ईयर वार थी, ये कितने अरसे के लिए रही? 7 साल के लिए, 1756 से 1763। और ये किसके दरमियान थी जी? यूके और फ्रांस के दरमियान थी। ये जंग जो है यूके जीत जाता है और फ्रांस जो है ये जंग हार जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि यूके जो है ये मजीद 13 रियासतों पे कब्जा कर लेता है। मजीद 13 रियासतों पे मजीद कब्जा कर लेता है। किसकी? यूएसए की। यहाँ की जो 13 रियासतें होती हैं उन पे मजीद क्या है? काबिज हो जाता है। कौन? यूके काबिज हो जाता है। लेकिन इसके बदले में क्या है? फ्रांस हार तो जाता है, यूके को जो है बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जंग तो जीत जाता है यूके, जंग जीत जाता है,
लेकिन क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, क्या बहुत ज़्यादा लॉस कर जाता है। फिर क्या करते हैं जी, 2 साल के बाद 1765 में यूके जो है एक एक्ट लेके आता है जिसको कहते हैं स्टैम्प एक्ट। अब देखिए ये स्टैम्प एक्ट क्या था, क्योंकि ये 1763 तक ये जंग खत्म हो गई, 13 रियासतें मजीद आ गई, तो यूके जो है अब इकोनॉमिकल कंडीशंस उनकी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो उसने एक एक्ट लेके आया स्टैम्प एक्ट, जिसके मुताबिक ये था कि जो अमेरिकन वहाँ पे रह रहे थे उन पर टैक्स लगाया जाए, टैक्स कलेक्शन की जाए, ताकि ये जो जंग में नुकसान हुआ है 7 साल जंग में उसकी भरपाई हो सके। ये कब एक्ट लेके आया ये पूछा जाता है, 1765 में। कौन लेके आया, यूके। 1765 में लेके आए, कौन सा एक्ट, स्टैम्प एक्ट। ये किसके बारे में था, ये टैक्स कलेक्शन के बारे में था, ठीक हो गया। तो अब क्या होता है, जो अमेरिकन वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो अमेरिकन जो हैं वहाँ पे रह रहे होते हैं, कुछ लोग मिलके जो है एक यूनियन बनाते हैं, एक तंजीम बनाते हैं, जिसको जो है, जिसका नाम रखा जाता है द सन्स ऑफ लिबर्टी, द सन्स ऑफ लिबर्टी, आज़ादी के मतवाले कह रहे हैं इसे। अच्छा, इसकी बुनियाद कब रखी जाती है, 1765 में। एक छोटी सी तंजीम होती है, और ये क्या करते हैं जी, छुप छुप के इन पे इनके गुरिल्ला वार लड़ते हैं, छुप छुप कर हमले करते हैं, किस पे, यूके पे। इनके यूके की जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उन पे, या उनकी जो एशिया होती हैं यूके की, तो उन पे क्या करते हैं जी, छुप छुप के वार करते हैं, जिसको गुरिल्ला वार कहते हैं। तो ये जो है 7-8 साल तक ऐसा ही करते रहते हैं कि छोटे छोटे नुकसान करते हैं यूके के, उनको भगाने के लिए, ताकि आज़ादी हासिल हो सके। इस तंजीम का नाम पूछा जाता है द सन्स ऑफ लिबर्टी, और कब बनी ये 1765 में, और ये किसके रद्द-ए-अमल में बनी, स्टैम्प एक्ट के, यानी कि हम जो टैक्स जो हैं इनको क्यों दें। तो फिर जो है, फिर क्या होता है कि 16 दिसंबर 1773 में, 1773 में जो है एक हादसा होता है, एक इंसिडेंट होता है, जो ये करते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी वाले, उसको क्या नाम दिया जाता है, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। अब ये क्या था, ये बोस्टन टी पार्टी क्या थी, इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। बोस्टन टी पार्टी जो है, ये इंसिडेंट कब हुआ, 16 दिसंबर 1773 को। अच्छा, किसने करवाया, द सन्स ऑफ लिबर्टी ने। अब ये क्या था, क्योंकि यूके की उस वक्त जो है एक ईस्ट कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में काम कर रही होती है, तो ये इंडिया के लोगों से, या वहाँ पे जो होती है टी होती है, वहाँ सस्ते दामों खरीद कर या लूट कर इंडिया से और श्रीलंका से, बांग्लादेश जो आप बनाए ये वाले इलाकों से, तो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा टी जो है वहाँ से जो है शिप के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र करते थे यूएसए में, और यूएसए के में जाके बेचते थे, ताकि जो है इससे ज़्यादा नफ़ा हासिल किया जा सके। और वहाँ पे जो अमेरिकन थे उनको इजाज़त नहीं थी कि वो भी जो है यहाँ पे टी अपनी जो है वो बेच सकें। तो जिसके रद्द-ए-अमल में क्या होता है कि ये सन्स ऑफ लिबर्टी वाले जो है, एक बहरी जहाज़ होता है जिसपे क्या होती है, टी आ रही होती है। कहाँ से आ रही होती है, इंडिया से, एशिया से आ रही होती है। तो बहुत बड़ा शिप होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक़दार में टी आ रही होती है। तो ये क्या करते हैं कि उस पर हमला करते हैं, और पूरे का पूरा जो शिप है, पूरे का पूरा शिप जो है टी का, उसको समंदर में बहा देते हैं। अच्छा, ये पूछा जाता है, ये देखें इस साइड पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है इस साइड पे, और यहाँ पे कह लें कि एक क्या है, बोस्टन जो है सी पोर्ट है, बोस्टन
सी पोर्ट है। पूछा जाए कि बोल्टन सी पोर्ट जो है किसके किनारे पे है, पैसिफिक ओशन पे है या अटलांटिक ओशन पे है, तो आपने क्या बताना है, ये अटलांटिक ओशन पे है। बोल्टन क्या है, सी पोर्ट है। और इस इंसिडेंट को जो हुआ था 1773 में, इसको बोल्टन टी पार्टी कहते हैं। किसने किया, द सन्स ऑफ लिबर्टी ने, और यहाँ पे हुआ। तो वो क्या करते हैं जी, पूरे का पूरा जो है शिप जो होता है उसको क्या करते हैं, समंदर में गिरा देते हैं। तो इसी तरह ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। आखिर पे जाके अब क्या होता है जी, आगे चलते हैं। सॉरी। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि आगे जाके क्या इंसिडेंट हुआ जो यूएसए हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो अच्छा, ये जो है हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज में। तो अच्छा, एक लीडर होता है जिसका नाम है थॉमस जेफरसन। एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका नाम क्या है, थॉमस जेफरसन, यूएसए का। ये क्या करता है कि 4 जुलाई 1776 को, कब, 4 जुलाई 1776 को यूएसए की फ्रीडम डे अनाउंस कर देता है। क्या कर देता है, आज़ादी का दिन जो है अनाउंस कर देता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ना बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश ने मार्च में आके, यानी बना तो बांग्लादेश 16 दिसंबर को था, 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन उन्होंने मार्च में ये ऐलान कर दिया था आज़ादी का कि हम जो है एक अलग मुल्क बनाएंगे, अपना जो है पाकिस्तान से सेपरेट कंट्री बनाएंगे। तो उन्होंने मार्च में तो अनाउंस कर दिया, लेकिन कब जाके बना, दिसंबर में। इसी तरह ये थॉमस जेफरसन ने यूएसए को फ्रीडम डे अनाउंस कर दिया, कब, 4 जुलाई 1776 को। तो अब ये क्या होता है कि उसके बाद जो है 1776 को इसे अनाउंस कर दिया, और उसके ठीक 1 साल के बाद जो है उन्होंने अपना फ्लैग भी जो है बना दिया। किसका, यूएसए ने अपना फ्लैग, यूएसए फ्लैग हेडिंग देने। अब इसमें क्या था, क्योंकि उस वक्त जो है जो यूएसए में वो चाहते थे कि जिनको आज़ाद किया जाए, वो थी 13 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स थी, 13 रियासतें थी। तो उस वक्त जो अमेरिका का झंडा बनाया गया, अमेरिका का जो फ्लैग बनाया गया, उसमें जो है 13 स्टार बनाए गए। क्या थे, 13 स्टार बनाए गए, और साथ में क्या थी, 13 जो है स्ट्राइप्स थी, धारियां थी। उन धारियों के कलर थे रेड और वाइट। क्या कलर थे जी, रेड और वाइट थे। रेड जो थे ये हार्डनेस को शो करते थे, वाइट जो है ये प्योरिटी को, और इनके फ्लैग में जो ब्लू कलर है वो जस्टिस को शो करता है। तो खैर उन्होंने जो 13 स्टेट्स थी उनके 13 स्टार्स बनाए, और 13 जो है वो ये जो स्ट्रिप्स थी, धारियां थी इस तरह करके, तो उनको जो है हर स्ट्रिप्स जो है एक रियासत के लिए थी, एक रियासत को रिप्रेजेंट करती थी। यानी कि उनकी जो बुनियाद है यूएसए की, उसमें कितनी स्टेट्स थी, 13 थी। ये बाद में फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसमें जो है रियासतों में इजाफा होता गया, 14, 15 इसी तरह आगे बढ़ती चली गई। और अब जाके ये जो मॉडर्न यूएसए है उसके अंदर 15 स्टेट्स हैं, सॉरी 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं, और इस तरह 50 स्टार्स हैं यूएसए के फ्लैग में। ठीक है, हर स्टार जो है एक स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह करके जो है इनका जो फ्लैग है उसके बारे में आपने, अच्छा ये कब जो है पहली दफ़ा बनाया गया, अगर हम फ्लैग की बात करें तो ये 14 जून, ये आपने डेट्स याद रखनी है,
अगर मुकम्मल डेट याद ना हो कम से कम आपने ये जो ईयर है ये ज़रूर याद रखना है कि यूएसए का जो फ्लैग है कब पहली दफ़ा बनाया गया 1777 में। डिटेल में जाएगा तो पूछेगा जून 1777। तो कितनी स्टेट्स थी जो बुनियाद है यूएसए की? 13 स्टेट्स थी। तो फिर आगे जो है जाके अभी जो मॉडर्न फ्लैग है यूएसए का उसके अंदर 50 स्टार्स हैं और ये कब है? आखिरी दफ़ा जब अपडेट हुआ है 1960 में, क्योंकि ऑलमोस्ट 1959-60 में एक आखिरी रियासत जो यूएसए में आके मिली है तो उसका नाम है हवाई। ठीक है, हवाई जो स्टेट है ये आखिरी वो रियासत है, ये यहाँ पे तकरीबन कैरिबियन कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है, ये छोटी सी स्टेट है हवाई। ये पहले यहाँ पे वैसे यूएसए का कब्जा रहा इस पे, ठीक है, और 1960-59 में आके इसने अपना जो है ना इल्हाक कर लिया, किसके साथ जुड़ गई? यूएसए में शामिल हो गई। ठीक हो गया। तो फिर ये आखिरी स्टेट्स है, इनके 50वें नंबर पे जो आखिरी स्टेट है ये पूछा जा सकता है कि 50 नंबर पे जो स्टेट है वो कौन सी है जो यूएसए में शामिल हुई है? हवाई। अगर उससे पहले की बात की जाए तो ये अलास्का थी 49 नंबर पे। 1867 में ये शामिल हुई थी यूएसए में, बल्कि यूएसए ने इसे खरीदा था। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ फ्रांस। लिखेंगे क्या होता है? ट्रीटी ऑफ फ्रांस होता है। ये बात है 1783 की, सितंबर 1783 की, 3 सितंबर 1783 की बात है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि एंडिंग वॉर ऑफ अमेरिका रेवोल्यूशन। ठीक हो गया, एंडिंग वॉर ऑफ अमेरिका रेवोल्यूशन की जाती है। ये कब की बात है? 1783 की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसको ट्रीटी ऑफ फ्रांस भी कहते हैं। और ये क्योंकि पेरिस में होता है तो इस वजह से फ्रांस की जगह पे पेरिस भी आ सकता है, इनकी ट्रीटी ऑफ पेरिस भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि आगे जाके क्या होगा। तो फिर आगे जाके ये जो है यूएसए जो है आगे बढ़ता है। तो 1787 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। क्या बनता है जी? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना ये पूछा जाता है। 1787 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बना 1787 में। और ये किसने पेश किया या किसने बनाया? जेम्स मैडिसन ने। कब बनाया? 1787 में। अच्छा, फिर इसी जो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बना इसको रेक्टिफाई किसने किया ये भी पूछा जाता है। इसको रेक्टिफाई किसने किया? उसका नाम था वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन ने। कब किया जी? 1788 में। ठीक है, 1785 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को रेक्टिफाई किया किसने किया? जॉर्ज वाशिंगटन में। और फिर जाके 1789 में यूएसए का पहला सदर बन गया कौन? वाशिंगटन साहब।
कब बना? 1789 में बना। एक टर्म जो है यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, एक टर्म जो है 4 साल की होती है। एक टर्म में कितने साल होते हैं जी? 4 साल की होती है। तो ये जो पहला सदर बना इसने 2 टर्म की, ठीक है। 1797 तक ये रहा। तो एक टर्म कितने साल की होती है? 4 साल की। तो ये जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन था 1789 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। पहले मंजूर हुआ और फिर उसके बाद क्या है जी, इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो गई कब? 1789 में। ये याद रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चन बनते हैं कि 1787 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, बनाया गया जेम्स मैडिसन ने। इसको रेक्टिफाई किया जॉर्ज वाशिंगटन ने 1788 में। लेकिन उसके अगले साल जो है ये सदर मुंतखब हुए, तो उसने क्या किया, ये इम्प्लीमेंट किया। और ये 2 टर्म जो हैं यही सदर रहते हैं, जिनका क्या नाम है, आपने ये पहले 3 जो सदर हैं यूएसए के, इनके नाम जो हैं याद रखने। कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हो गया तो पहला प्रेसिडेंट बन गया कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद, अच्छा इसके दौर में अब क्या हुआ है, बस एक ही वर्ड याद रखने कि प्रेसिडेंशियल हाउस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। प्रेसिडेंशियल हाउस कहाँ पे? डीसी, वाशिंगटन में। कब स्टार्ट हुई? 1792 में। में प्रेसिडेंशियल हाउस, जिसको अब जो है हम व्हाइट हाउस कहते हैं, प्रेसिडेंशियल हाउस की जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई कब? 1792 में। कौन थे सदर उस वक्त? जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब आगे चलते हैं जी। 1797 के बाद जॉन एडम्स जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। जॉन एडम 1797 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं और ये एक टर्म नहीं पूरी कर पाते हैं। 1801 तक यही प्रेसिडेंट रहते हैं। 1801 तक जो है यही प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, प्रेसिडेंशियल हाउस जो है ये भी इनके दौर में मुकम्मल हो जाता है। कब जाके? 1792 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है प्रेसिडेंशियल हाउस की, और ये 1800 में जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन से सदर थे पहले जो प्रेसिडेंशियल हाउस या व्हाइट हाउस में जो है इंटर हुए। अब अक्सर बच्चे को ज़हन में ये होता है कि वाशिंगटन पहले सदर थे, वही दाखिल हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉन एडम जो थे, जॉन एडम जो थे ये प्रेसिडेंशियल हाउस में पहली दफ़ा जो है इंटर हुए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया गया? वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, आप यहाँ पे एक छोटी सी बात और ऐड कर लें। अच्छा, यूएसए के कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए का जो पहला कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएसए, वो था न्यूयॉर्क। कौन सा था जी? न्यूयॉर्क। ये कब से कब तक रहा? 1785 से 1800 तक। क्योंकि 1800 में ये देखें प्रेसिडेंशियल हाउस बन गया, तो ये जो जॉन एडम जो थे वो सदर थे, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? डीसी वाशिंगटन में, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल हाउस बना। तो पहले न्यूयॉर्क रहा 1785 से 1800 तक जो है कौन सा कैपिटल रहा यूएसए का? न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लें। न्यूयॉर्क जो है रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बाय एरिया।
ठीक हो गया। इसको जो है बिग एप्पल सिटी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बिग एप्पल सिटी कौन सा है, आपने कहना है कि न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये बिग एप्पल सिटी भी है। अच्छा, फिर एक ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे है, तकरीबन यहाँ पे। ये ऊपर ये हुडसन बे है कनाडा में, और ये यूएसए में। फिर यहाँ पे एक रिवर गुजर रहा है जिसको हुडसन रिवर कहते हैं। ये किस किनारे पे है, हुडसन रिवर पे है। किस किनारे पे है, हुडसन रिवर के किनारे पे है। अच्छा, एक ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये भी इसी शहर में मिलता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में बाद में बताते हैं। ये दरअसल एक मुजस्समा है जो फ्रांस ने जो है यूएसए को गिफ्ट दिया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये कहाँ पे नस्ब है, ये कहाँ पे लगाया गया है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, यूएनए का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में है। कब बनी ये, अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो न्यूयॉर्क के बारे में पूछे जाते हैं कि न्यूयॉर्क कब तक रहा कैपिटल, 1785 से 1800 तक। लार्जेस्ट सिटी है एरिया के लिहाज से दुनिया का। बिग एप्पल सिटी भी कहा जाता है, हुडसन रिवर भी कहा जाता है। ऐसे इसको स्काई स्क्रीपर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काई स्क्रीपर सिटी भी कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी यहीं पे है, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि सेकंड कैपिटल ऑफ यूएसए की जो मतलब क्या है, डीसी वाशिंगटन है, उसके बारे में क्या क्या पूछा जाए। कौन सा है जो अब भी वही है, डीसी वाशिंगटन है। अच्छा, डी से मुराद डिस्ट्रिक्ट है, सी से मुराद कोलंबस है। ये उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए जिसने अमेरिका में पहली दफ़ा कदम रखा था, मास पे कोलंबस ने, तो उस पे जो है ये नाम दिया गया डीसी वाशिंगटन, और ये कैपिटल है और मौजूदा भी यही है, 1800 से लेकर मौजूदा यही है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो वाशिंगटन सिटी है ये तकरीबन यहाँ पे है, यहाँ पे डीसी वाशिंगटन है। और यहाँ पे जो है गुजर रहा है, एक रिवर गुजर रहा है, और उस रिवर का नाम है पोटोमैक रिवर। ये पोटोमैक रिवर के किनारे पे है। डीसी वाशिंगटन किस पे है, कहाँ पे है, पोटोमैक रिवर के किनारे पे है। और ये एक स्टेट थी जो यूके के अंडर रही, उसमें उसका ये एक हिस्सा था। ये खुद कोई स्टेट नहीं है, ये जो है खुद जो है ये स्टेट नहीं है। तो ये कभी हिस्सा हुआ करता था वर्जीनिया स्टेट का। किसका हिस्सा था ये, वर्जीनिया स्टेट का। तो यहीं पे ना, ये देखिए ये वर्जीनिया स्टेट है, ये इसी का हिस्सा था। ये कौन, डीसी वाशिंगटन, इसी की बात हो रही है। तो ये फिर अलग है, इसको ना जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, इसको भी इसी तरह एक दर्जा दे दिया गया फेडरल टेरिटरी का। तो इसको सिटी ऑफ मैग्निफिकेशन डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी ऑफ मैग्निफिकेशन डिस्टेंसेस भी कहते हैं। और जॉन एडम जो है वो पहला प्रेसिडेंट था जो डीसी वाशिंगटन में एज अ प्रेसिडेंट दाखिल हुआ। कहाँ पे दाखिल हुआ, प्रेसिडेंशियल हाउस में, वो भी पहले बताया। अच्छा, प्रेसिडेंशियल हाउस का जो नाम है व्हाइट हाउस का रखा गया, क्योंकि इसका पहला नाम क्या था, प्रेसिडेंशियल हाउस था।
और इसके बाद जो है इसको जो है वाइट हाउस का नाम जो है कब दिया गया, तो 1901 में पहली दफ़ा इसको वाइट हाउस का नाम दिया गया और मौजूदा अभी यही है, अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो सेकंड कैपिटल या मॉडर्न जो अभी जो करंट कैपिटल है यूएसए का, उसके बारे में पूछी जाती है। ठीक हो गया। तो अच्छा, एक तो इवेंट और है वो देख लें कि फिर उसके बाद की जॉन एडम जो है वो रहता है 1797 से 1801 तक। उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, तीसरा प्रेसिडेंट जो अपने नाम याद रखना है। तो पहला कौन आया है जी? जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा है जॉन एडम, तीसरा है थॉमस जेफरसन। कौन आया है जी? थॉमस जेफरसन। अच्छा, ये 1700 जो थॉमस जेफरसन है ये जो है प्रेसिडेंट बनता है 1801 में बनता है और 1809 तक रहता है। 1801 में बनता है और ये 2 टर्म पूरी करता है थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन के बाद जो आपने नाम याद रखना है वो जेम्स मैडिसन है, जो क्या है? जेम्स मैडिसन। ये 1809 से 1817 तक चलता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इससे आगे डिस्कस करेंगे और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।